अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल के बहस जो अदम इस्तेकाम है, बढ़ती हुई महंगाई है, इसने सनतकारों को बहुत परेशान करके रख दिया है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि हमारे मुल्क में जितनी भी बड़े बड़े सनतें हैं आए रोज बंद हो रही हैं, बेरोजगारी में इजाफा होता चला जा रहा है। सनतकारों को ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है और उस पे ये सुनने में आ रहा है कि जो बजट आ रहा है इस साल का, उसमें भी ऐसी कड़ी शराइत रखी जा रही हैं जो सनतकारों के लिए, जो ताजिर हजरात के लिए बहुत ही परेशान कुन साबित होने वाली हैं। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं ऐवान सनत और तिजारत मुल्तान के मियाँ राशिद इकबाल साहब। सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। सर, ये बताइए कि मुल्क में बढ़ती जा रही है महंगाई, दिन ब दिन डॉलर की कीमतों इस वक्त आसमान को छू रहा है। ऐसे में सनतकार जो है वो बहुत परेशान है। क्या वजह है? महंगाई क्यों कंट्रोल नहीं हो रही और महंगाई की वजह से सनतकारों को किस तरह के जो मसाइल है उनका सामना करना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया है। देखिए, महंगाई बढ़ने की बेसिकली दो वजूहात हैं। पहली तो इंटरनेशनली तौर पे रिसेशन चल रहा, बहरान है, हम्म। बहरान का शिकार है मईशत पूरी दुनिया में। और दूसरा वजह हमारी अपनी की हुई कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में खास तौर पे महंगाई टू फोल्ड्स है, यानी कुछ तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से और कुछ हमारी अपनी हमारी खुद गलतियों की वजह साख्ता है। से। अब इसकी वजह से जो हमारे सनतकार हैं, महंगाई की वजह से उनको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सनतकारों के लिए तो मसाइल बेतहाशा हैं, मगर चीदा चीदा बातें तो मैं आपके सामने रख देता हूँ। हम्म। सबसे पहले तो एनर्जी की प्राइसेस हैं। बिल्कुल। आपके सामने ही है कि बिजली और गैस के बिल कितने ज्यादा बढ़ गए, बिजली और गैस की कीमतों में कितनी बार इजाफा हुआ, और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में कितना ज्यादा हमारी जेबों के ऊपर, मैं समझता हूँ, एक किस्म डाका का डाला डाका ही गया, डाला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि महंगाई होने की भी, क्योंकि जब एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती है तो वो कॉस्ट सारी जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही डलती है, और जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो फिर जब मार्केट में जाता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें भी जब आपकी एनर्जी की कॉस्ट ज्यादा होती है तो आप इंटरनेशनली कम्पिटिटिव नहीं रहते, और दूसरे लोगों के मुकाबले में आप अपनी प्रोडक्ट को उतना इकोनॉमिकली नहीं ऑफर कर सकते, तो इस वजह से भी फिर आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर हो जाती है। बिल्कुल। तो इस वक्त दोनों ही बातें चल रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर है और हमारी लोकल मार्केट भी दिन ब दिन श्रिंक हो रही है, क्योंकि लोगों की महंगाई ज्यादा होने की वजह से लोगों की बाइंग पावर कम हो रही है, हम्म। और उस वजह से डिमांड कम हो रही है। तो ये दोनों बातें ही हैं, और उस वजह से आपके सामने ही है कि दिन ब दिन सनतें बंद होती जा रही हैं और दिन ब दिन बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। और ये डायरेक्टली लिंक्ड है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ, बिल्कुल। कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है वैसे वैसे डकैती और चोरी की वारदातें भी मुआशरे में बढ़ती चली बिल्कुल, जाती हैं। जराइम में भी उस तरह से इजाफा होता चला जा रहा है। सर, ऐसा है कि 2019 में जैसे ही कोरोना आया, जहाँ पे बड़े-बड़े ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनकी जो सनतें हैं वो बंद हो गई, उनका जो कारोबार है बिल्कुल ठप होके रह गया। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की जो सनत है, जो मकामी लोकल है, वो फल-फूल के सामने आई हमारे सामने। वो क्या वजह थी? जैसे ही कोरोना आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होता गया, पाकिस्तान फिर वो अपनी पुरानी डगर पे वापस आ गया। जी, दरअसल ऐसे है कि मैं तो समझूंगा कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास रहमत थी हमारे ऊपर, कि जब बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना में मुकम्मल लॉकडाउन था, उस वक्त भी हमारे यहाँ वबा की सूरत हाल उतनी शदीद नहीं थी, और हम पार्शल लॉकडाउन से हमारा काम चल गया। बिल्कुल। तो उस वजह से हमारी काफी हद तक सनतें चलती रह गईं, हुँ। और जितने ऑर्डर वियतनाम से, बांग्लादेश से या चाइना से कैंसिल हुए वो सारे पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गए। मगर जैसे ही आपने देखा कि बांग्लादेश, वियतनाम में दोबारा सनतें बहाल हुई और वहां पर भी कोरोना की वबा का असर कम हुआ,
तो वो सारे ऑर्डर जो हमें पहले पाकिस्तान को मिल रहे थे वो उधर वापस हो गए। बांग्लादेश और वियतनाम और चाइना की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। ये एक वक्ती अपहीवल था हमारी खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वो 2019 और 2020 के 2 सालों में रहा, और उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था जब पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मरकूज हो गई इस कोरोना के दौरान भी। तो पाकिस्तानी सनतकारों को चाहिए था, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो ऐसे मौके पैदा करते, इस तरह की सहूलियात देते कि दुनिया की जो तवज्जो है वो कोरोना के बाद भी पाकिस्तान की जानिब ही मरकूज रहती, वो दूसरी जानिब फिर ना जाते दोबारा। जी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारे मुल्क में एनर्जी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और हम इंटरनेशनल मार्केट में इसी वजह से कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो एग्जैक्टली। या तो हम अपनी एनर्जी की प्राइसेस को कंट्रोल कर लेते, और एनर्जी की प्राइसेस को कंट्रोल करना तो हमारे मुल्क में तो बड़ा मुश्किल है। आपके सामने है कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। हम तकरीबन अपनी 60 से 65% बिजली जो है वो थर्मल पावर जनरेशन से प्रोड्यूस करते हैं, और उन सब के लिए इंपोर्टेड गैस और इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल की जरूरत है। तो जैसे ही यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई और पूरी दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, तो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई, और हमने कुछ सब्सिडीज ऐसी दी एनर्जी सेक्टर में जो बाद में हमारे गले पड़ गई। और ये आपने देखा होगा कि पिछली गवर्नमेंट ने तकरीबन 6 माह के लिए एनर्जी की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस फिक्स कर दी थी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी तेजी से प्राइसेस बढ़ रही थी। तो उस वक्त जो प्राइसेस हमने फिक्स की, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो उस सब्सिडी में बहुत ज्यादा जाया हो गया। और जब अप्रैल के बाद ये नई गवर्नमेंट आई, तो उसने भी फैसला लेते लेते 3-4 माह लगा दिए, और उस 3-4 माह में मजीद हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो गया, और इतना कम हो गया कि अब तो आपके सामने ही है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की ये हालत है कि हम अपने बैरूनी सौदे जो ऑलरेडी हमने किए हुए हैं, जो एलसियां खुली हुई हैं, हम उनको भी ऑनर करने के काबिल नहीं रहे। और आज ये सूरत हाल है कि 16 से 18 हजार कंटेनर सिर्फ कराची और पोर्ट कासम के ऊपर डॉलर्स ना फंसा होने की पड़ा। वजह से फंसा पड़ा। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सनतकार टेक्सटाइल पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस तरह से रोजगार के मौके पैदा कर सकती है? पाकिस्तान के जो बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार अवाम है, उसको किस तरह से कर सकती है? ऐसी सूरत हाल में तो मेरे पास कोई ऐसा काबिल जिक्र मशवरा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, जिससे पाकिस्तान में बेरोजगारी को कम किया जा सके या एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सनत सके। एक या बहुत बड़ा है, जरिया है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए। जी, सनत एक बहुत बड़ा जरिया है, मगर आपके सामने है, सनतें तो रोज बरोज बंद हो रही हैं, और जिस उसी की वजह से तो बेरोजगारी बढ़ रही है। और सनतें बंद होने की 2 बेसिक वजूहात हैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है और सारी दुनिया में डिमांड कम हो रही है, और दूसरा हमारे पास बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऐसी लगी हुई है जिसको इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। और पहले हम बैरूनी मुल्कों से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट या हमारी लोकल मार्केट में बिकती है या एक्सपोर्ट हो जाती है। मगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए हैं कि हम इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के अहल ही नहीं है, और जिस आदमी की रेसिपी में एक भी इंपोर्टेड कंपोनेंट है, उसकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा मुतासर है कि फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। और जब तक हम ये अपने इंपोर्ट के मामले को हल नहीं करते, उस वक्त तक मैं नहीं समझता हूं कि इंडस्ट्री में कोई किसी भी किस्म की कोई बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में जो छोटी सनतें हैं, घरेलू सतह पे जो सनतें हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, और जो हमारी लोकल नीड्स होती हैं वो उसको पूरा करने के लिए, ताकि हमें उस चीज की इंपोर्ट करने की जरूरत ही पेश ना आए। लेकिन उसके लिए हम इतना इनफ इकदामात नहीं उठाते कि उनको हम कोई सब्सिडी दें, उनको कोई हम रिलीफ दें। उसके लिए कोई है आपके पास प्लान जो आप बता सकें कि हाँ, इन चीजों पे अमल करते हुए जो छोटी लोकल सनतें हैं उनको कोई फरोग मिल सकता है, रिलीफ भी मिल सकता है? हाँ, लोकल कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमई सेक्टर किसी भी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं,
और एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी इकोनॉमिक सोसाइटी में डेवलपमेंट का बायस होती है। बिल्कुल। आप देखें कि इस वक्त अगर पिछले सिर्फ 10 साल की तारीख के ऊपर आप नजर दौड़ाएं तो दुनिया में आज जितने अरबपति आपको नजर आते हैं, ये 10 साल पहले अरबपति क्या कि इनका नाम भी किसी को मालूम नहीं था, और ये सारे टेक जायंट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी, आईटी, खास तौर पे आईटी टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है पिछले 10 साल में ही मुतारफ हुई है, और वो 10 साल में ही उसने पूरी दुनिया की जिंदगी के ऊपर ऐसा असर डाला है कि आज आप मोबाइल के बगैर हर इंसान अपने आप को अधूरा समझता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मगर हालांकि हमारे पास बेतहाशा रिसोर्स मौजूद है, हमारे पास पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां इस फील्ड में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, मगर इंडिया या बांग्लादेश या और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज की तरह हम इस आईटी मार्केट से अपना शेयर नहीं ले सके। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमने अभी तक कानून साजी नहीं की है। हमें लेजिस्लेशन चाहिए आईटी एक्सपोर्ट के लिए, और उस लेजिस्लेशन ना होने की वजह से मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में आईटी इंडस्ट्री उस तरह डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह के बाकी सारे मुल्कों में हुई है। ऐसा ही है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पूछेंगे कि सनतकारों के लिए ऐवान सदर जो सनत और तिजारत है मुल्तान का, वो किस तरह से काम कर रहा है। एक ब्रेक के बाद इस चीज को डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सदर हैं ऐवान सनत और तिजारत के मुल्तान के मियाँ राशिद इकबाल साहब। राशिद साहब, ये बताइए कि सनतकारों का कहना है कि उनके ऊपर जितने भी लगने वाला सूद है वो स्टेट बैंक अपने जिम्मे ले, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, फिलहाल तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी मुआशी हालत ही इस काबिल नहीं है कि स्टेट बैंक किसी भी किस्म की सब्सिडी दे। तजवीज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए या हमारी हुकूमत को इस काबिल बनाए कि उसके पास इतने फंड्स हों कि वो इस तरह की सब्सिडी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को मुहैया की जा सके। इट इज़ अ वेरी गुड विश, बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू एक्ट। इंडस्ट्रियल स्टेट में मुल्तान में जो है इंडस्ट्रियल स्टेट, उसमें ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, उस हवाले से क्या कहना है आपका? जी, ये हमारा बहुत ही पुराना मुतालबा था, और पिछले तकरीबन 10-15 साल से इंडस्ट्रियल स्टेट के तमाम रेजिडेंट्स मुख्तलिफ पंजाब और वफाकी हुकूमतों से ये दरख्वास्तें कर रहे थे कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए। देखिए, इंडस्ट्रियल स्टेट ये साउथ पंजाब की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है, और यहाँ पर तकरीबन 400 से ज्यादा सनतें हैं, और ये शहर से मिलाने वाला इसका एक ही रास्ता है, और उस रास्ते के ऊपर फाटक है, और उस फाटक के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो जाती है कि बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक रवा नहीं हो सकती। तो जितना भी रॉ मटेरियल या खाम माल दूसरे शहरों से आता है, उसने ट्रक अड्डों से उतर के इसी रास्ते से गुजर के इंडस्ट्रियल स्टेट जाना होता है, और जो इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, उन्होंने भी इसी रास्ते से गुजर के ट्रक स्टैंडों पर जाना होता है, और फिर बाकी सारे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। तो जैसे ही ये रास्ता बंद होता है तो एक किस्म की पूरे मुल्तान की जो मुआशी एक्टिविटी है वो पैरालाइज हो जाती है। तो इसीलिए हमारी ये ख्वाहिश थी, और देरीना ख्वाहिश थी, कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए। तो अब अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र है, और पंजाब हुकूमत का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने फंड्स मुहैया किए हैं इस साल, और उम्मीद है कि ये अब ओवरहेड ब्रिज यहाँ पर बन जाएगा, और उसके बाद फिर जो सनत का पहिया है वो इंशाल्लाह बगैर किसी तातल के रवां दवां रहेगा।
और इंडस्ट्रियल स्टेट में दूसरा बड़ा मसला ये है कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट का फेज 2 है, उसमें हम अपनी रेजिडेंट्स के नाम प्लाट्स को नहीं कर सके प्रॉपर्टी को। उसकी वजह यह है कि अभी तक पंजाब हुकूमत ने ये ज़मीन इंडस्ट्रियल स्टेट के नाम ही नहीं की। जो ज़मीन हमारे अपने अभी नाम नहीं है, उसको हम अपने रेजिडेंट्स के नाम कैसे कर सकते हैं? तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत जल्द से जल्द ये फेज़ 2 की ज़मीन जो है उसको इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम करे, ताकि फिर हम अपने रेजिडेंट्स को इसके मलकियत के कागज़ात उनके हवाले कर सकें। ये तो एक मसला है, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टेट फेज़ 1 और 2 में ऐसी कौन-सी सहूलियात का फुक़दान है जो अगर सहूलियात प्रोवाइड कर दी जाए, तो मज़ीद बेटर हो सकती है हमारा सिचुएशन? बहुत अरसे से ये भी एक मुतालबा है कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर सोशल सिक्योरिटी का एक अस्पताल बनाया जाए। ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर सोशल सिक्योरिटी की एक छोटी सी डिस्पेंसरी मौजूद है, हुँ। मगर आपके सामने है कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 50 से 60 हज़ार मजदूर काम करते हैं, और अगर उनके फैमिली मेंबर्स को भी साथ बीच में डाल लिया जाए तो ये तकरीबन 4-5 लाख की आबादी बन जाती है। तो उन इतनी बड़ी आबादी को कैटर करने के लिए एक छोटी सी डिस्पेंसरी इंतहाई नाकाफी है। और हमारी पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है, बल्कि पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं, मज़ीद आपके तवज्जुह से भी कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी का अस्पताल लाज़मन होना चाहिए, ताकि मज़दूरों और उनकी फैमिलीज़ को वहीं पर मेडिकल की सहूलियात मुहैया की जा सकें। इंडस्ट्रियल स्टेट को बहुत सारी ऐसी सहूलियात भी हुकूमत फराहम कर रही है, जिसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। सहूलियात के बावजूद भी जब भी इंडस्ट्रियल स्टेट का चक्कर लगता है किसी आम आदमी का, तो वो उस तरह से खुशहाली नज़र नहीं आती, जिस तरह से नज़र आनी चाहिए। ये क्या वजह है इसकी? हाँ। चलें हॉस्पिटल तो एक है, हॉस्पिटल के अलावा भी बहुत सारी सहूलियात है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर जी, रही है। जो आपको खुशहाली नज़र नहीं आती, उसका सबसे बड़ा सबब मैं समझता हूँ कि जो हमारी एंट्रेंस है इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर, हुँ, उसके दोनों तरफ कुछ ऐसी कुछ कानूनी और कुछ गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जिनका सीवरेज का पानी डायरेक्ट हमारी ग्रीन बेल्ट में आता है। और उन्हीं कॉलोनियों के रहायशी जो हैं, उन्होंने हमारे ऊपर स्टे लिया हुआ और हमारे ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए हुए हैं। उस वजह से हम उसको उस गंदे पानी को अपनी ग्रीन बेल्ट से निकाल भी नहीं सकते। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं और उम्मीद है कि अदालतों में भी हमारे हक में फैसले हों जल्द से जल्द, ताकि हम ये इस गंदे पानी को यहाँ से अपनी ग्रीन बेल्ट से निकाल सकें और इसको वाक़ई जिस मकसद के लिए हुकूमत ने ये ग्रीन बेल्ट बनाई थी, यहाँ पर ग्रासी प्लॉट्स और ऑर्चर्ड्स डेवलप कर सकें। तो उम्मीद है अगर एक दफ़ा ये स्टे टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर हम इस ग्रीन बेल्ट को लाज़मन डेवलप करेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद आप जब भी इंडस्ट्रियल स्टेट तशरीफ़ लाएँगी, तो आपको इस बुरी हालत का होप सो कि सामना नहीं उसी करना बुरी पड़ेगा। हालत का सामना ना करना पड़े। अब भी इंडस्ट्रियल स्टेट में कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो हिफ़्ज़ान सहूलियत की जितने भी तरीक़ाकार हैं उसको बाकायदा नहीं अपना रही। इंडस्ट्रियल स्टेट के इर्द-गिर्द देखें तो सारी ज़राअत है, वहाँ पे सारे कुछ काश्त किए जा रहे हैं, सब्जियाँ वग़ैरह हो गई इस तरह से। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट की जो फैक्ट्रियाँ हैं, वो ये हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं, उनको बाकायदा क्यों फ़ॉलो नहीं कर पा रही? हाँ, अफ़ज़ान सेहत के अफ़ज़ान सेहत के हवाले से मैं 2 बातें यहाँ पर करनी चाहूँगा। एक तो ये है कि वाक़ई हमारे कुछ रेज़िडेंट्स ऐसे हैं जो जिन्होंने प्रॉपर स्मोक स्क्रबर्स नहीं लगाए हुए, या जिन्होंने डस्ट स्क्रबर्स नहीं लगाए हुए, और ख़ास तौर पे जो चिप बोर्ड का काम करने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, उनका जो धुआँ और स्टीम है, हुँ। वो वाक़ई फ़ज़ा में आलूदगी पैदा करता है। तो हम तो इसके लिए दिन-रात कोशिश कर रहे हैं, और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के साथ मिलकर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इन रेज़िडेंट्स को मजबूर किया जाए कि वो स्मोक और डस्ट स्क्रबर्स लगाएँ। हमने कई दफ़ा एफआईआरें भी ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई हैं, और पॉल्यूशन कंट्रोल वालों को भी दरख्वास्तें दी हैं। हुँ। मगर पॉल्यूशन कंट्रोल का महकमा जो है वो आता ज़रूर है, मगर उसने कभी किसी फैक्ट्री को ना कभी सील किया है, ना कभी एफआईआर काटी है। तो मेरी तो ये तहफ़्फ़ुज़ माहौल वालों से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि ये फलाँ प्लाट में से धुआँ या गैर
जरूरी स्टीम का खराज हो रहा है, तो इनको चाहिए कि वहां पर आएं और आकर उन इंडस्ट्रियों को सील करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो जहां तक हम कर सकते हैं, हमारे पास तो एक ही अख्तियार है कि जब हम बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं तो फिर हम फैक्ट्री का गेट बंद कर देते हैं, और वो गेट हम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के बंद करते भी रहते हैं। मगर इसके अलावा हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है जिसको बरूए कार लाते हुए हम फैक्ट्रियों को डायरेक्टली फोर्स कर सकें कि वो डस्ट स्क्रबर्स और स्मोक स्क्रबर्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे है। राशिद साहब, जहाँ सनत इंतहाई अहमियत की हामिल है पाकिस्तान के लिए, मईशत के लिए, तो वहाँ जो हमारी ज़राअत है उसकी अहमियत से भी किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान तो है ही ज़री मुल्क। लेकिन यही इंडस्ट्रीज़ हमारी, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि चिप बोर्ड्स की जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो लकड़ियों का बेदरीग इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान को दरख्तों की वैसे ही ज़रूरत है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं बेरहमी से दरख्तों को काटे जा रहे हैं। तो ये किस तरह से असरअंदाज होगा हमारी ज़राअत पे? देखिए, हमारे मुल्क में फ्यूल का बहरान तो है, और जब जहां का जिस इलाके में भी फ्यूल का बहरान होता है वहां पर लकड़ी की कटाई बढ़ जाती है। बिल्कुल। और जहां तक ये पार्टिकल बोर्ड और चिप बोर्ड का ताल्लुक है, तो ये उस लकड़ी में से बनाया जाता है जो कि वेस्ट वुड होती है और उसका और कोई मकसद नहीं होता। तो बहसीयत इंडस्ट्री तो ये कोई खराबी नहीं है कि चिप बोर्ड बनाने के लिए या पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए जितनी भी लकड़ी इस्तेमाल होती है वो बहुत ही छोटे साइज की होती है, और उसको और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या तो उसको जलाया जा सकता है या फिर उसका पार्टिकल बोर्ड या चिप बोर्ड बनाया जा सकता है। मगर जो जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि चिप बोर्ड बनाने के या पार्टिकल बोर्ड बनाने के दौरान जो पोल्यूशन क्रिएट होती है, वो कारखानादारों को चाहिए कि उसका बंदोबस्त करें, वहां पर डस्ट स्क्रबर्स भी लगवाएं और स्टीम स्क्रबर्स भी लगवाएं, ताकि जो इर्द गिर्द के उनके हमसाये हैं वो भी तंग ना हो, और माहौल भी खराब ना हो, और हमारी फजा भी आलूदा ना हो। ठीक है। राशिद साहब, ये बताइएगा कि आपका इदारा सनतकारों के लिए कौन से ऐसे इकदामात कर रहा है जो सनतकारों की बेहतरी के लिए एक अच्छा साबित हो सके? किसी भी शहर का जो ऐवान सनत व तिजारत होता है, वो तमाम गवर्नमेंट के अदारों और सनतकारों और ताजरों के दरमियान एक पुल की हैसियत रखता है। यकीनन। हम चूंकि डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी हैं, तो हमें इश्यूज का भी पता होता है और हमें उसकी रेजोल्यूशन यानी उसके हल का भी पता होता है। तो हमारा काम तो यही है कि हम हुकूमती अदारों तक और आला ओहदेदारान तक वो इश्यूज भी पहुंचाएं और उसकी रेजोल्यूशन भी पहुंचाएं। अब जैसे मैं आपसे दो मिसालें दूंगा कि पिछले 2 महीने से हम चीख चीख के कह रहे हैं कि सोयाबीन के कंटेनर क्लियर किए जाएं वरना पोल्ट्री का बहरान आ जाएगा। तो वही हुआ कि सोयाबीन के कंटेनर तो क्लियर नहीं हुए, और आज आप देख लें कि मुर्गी का गोश्त 600 से 700 रुपए किलो हो गया है। बिल्कुल। और इसी तरह डॉलर के रेट की बात है, हम पिछले तकरीबन 2 माह से हुकूमत से अपील कर रहे हैं और चीख रहे हैं कि फौरन डिवैल्यूएशन की जाए, और डॉलर की कीमत जो हुकूमत ने 227-28 रुपए पे रोकी हुई है, इसको ट्रू वैल्यू पे यानी कि 250 से 60 के दरमियान किया जाए, ताकि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज हमारी बाहर के मुल्कों में रुकी हुई है वो वापस आ सके और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकें। बड़ी मुश्किल से कल हुकूमत ने सिर्फ जो मनी एक्सचेंजेस हैं और जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको डी कैप किया है और उनको मार्केट वैल्यू के ऊपर डॉलर को ट्रेड करने की इजाजत दी है। तो इससे ही मैं समझता हूं कि काफी बेहतरी आएगी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मगर मेरा स्टेट बैंक से ये सवाल है कि आपकी मुकर्रर करदा रेट अब लागू कहां पर रह गए हैं? तो क्यों नहीं फौरन डिवैल्यूएशन की जाती, और क्यों नहीं हुकूमती सतह पर ही डॉलर का रेट 250 रुपए मुकर्रर किया जाता, ताकि जितने एक्सपोर्टर्स ने अपने फॉरेन एक्सचेंज को बाहर रोका हुआ है और जितनी रेमिटेंस हमारी आनी है एक्सपेट्रिएट्स की वजह से, वो भी सारा पैसा हुंडी की वजह हिंदू के हुंडी के जरिए मुंतकिल हो रहा है। उसकी वजह यही है कि हुंडी के जरिए उनको 10 से 15 रुपए फी डॉलर ज्यादा मिल रहे हैं।
तो अगर हुकूमत एक्चुअल वैल्यू के ऊपर आ जाए डॉलर की, तो ये जो लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने जो बाहर अपने फंड्स रोके हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे, और जो एक्सपेट्रिएट्स अपने रेमिटेंस भेज रहे हैं वो भी दोबारा बैंकिंग चैनल के जरिए आनी शुरू हो जाएंगी, और हमारा जो इस वक्त सख्त बहरान है फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें कमी वाक़या होगी। मगर मुझे तो समझ नहीं आती कि हुकूमत पता नहीं सोई हुई है कि उसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। और आज 6 से 7 हफ्ते हो गए हैं हमें चीखते हुए कि इस डॉलर की कीमत को एक्चुअल वैल्यू के ऊपर लाया जाए, मगर अच्छा, ऐसा नहीं है, हुकूमत जब भी कोशिश करती है डॉलर की कीमत को कम करने के लिए, पहले डार साहब को लाया गया, कहा ये जा रहा था कि डार साहब आएंगे तो डॉलर की कीमत एकदम नीचे आ जाएगी। 2 दिन तो ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि डॉलर की कीमतों में किस तरह से इजाफा हुआ। कल परसों भी हुकूमत ने ये कहा कि अब इंशाल्लाह डॉलर की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, लेकिन 2 दिन में सिर्फ डॉलर की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो मैं हुकूमत तो अपनी तरफ से तो पूरे इकदामात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे ये अवामिल शामिल हो जाते हैं कि डॉलर की कीमतों को अचानक पर लग जाते हैं। नहीं, देखिए ये डॉलर की कीमत को कम या ज्यादा करना दोनों ही सूरतों में नुकसानदेह होता है। हम्म। डॉलर की कीमत वही होनी चाहिए जो उसकी एक्चुअल वैल्यू के मुताबिक है। तो हमने जो डॉलर की कीमत कम की हुई है वही असल फसाद की जड़ है। और जबकि एक्चुअल वैल्यू डॉलर की इस वक्त 260 रुपए चल रही है, तो स्टेट बैंक ने 227-28 पे रोकी हुई है। तो जब भी आप डॉलर की ट्रू वैल्यू से हटेंगे आपको नुकसान होएगा। आप बेशक उसकी कीमत एक्चुअल से कम कर दें तब भी नुकसान होएगा, आप उसकी कीमत एक्चुअल से ज्यादा कर दें तब भी नुकसान होएगा। स्टेट बैंक को मेरी एक दफा फिर, आखिरी दफा बल्कि, ये गुजारिश है कि इसको ट्रू वैल्यू के ऊपर लाया जाए और इस नुकसान को बंद किया जाए। तो इस वक्त हुकूमत डॉलर की कीमत कम तो किसी सूरत कर ही नहीं सकती। हम्म। हमारे पास डॉलर्स मौजूद ही नहीं है, हमारी इकानमी इतनी वीक हो चुकी है। डॉलर की कीमत को कम करने के लिए पहले अपनी मुईशत का साइज बड़ा करने की जरूरत है। पहले इतनी फॉरेन एक्सचेंज इकट्ठी करने की जरूरत है कि आप डॉलर की कीमत कम कर सकें, बल्कि आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही कम हो जाएगी। आप अपनी इकानमी का साइज बड़ा करें, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का साइज बड़ा करें, जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट खाली हुआ पड़ा है। तो अगर ये दोनों काम हम किसी तरह कर लें, जो कि मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता कि होते हुए इस वक्त, तो डॉलर की कीमत खुद ही नीचे आ जाएगी। मगर जब तक हम ये काम नहीं करते उस वक्त तक डॉलर की जो ट्रू वैल्यू है, कम से कम उसके ऊपर स्टेट बैंक को चाहिए कि ट्रेड की इजाजत दे, ताकि ये जो वक्ती तौर पे इतना सख्त मुआशी बहरान आया हुआ है, इससे हमारी जान छूट सके। अ, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान ही क्या, तरक्की याफ्ता जो ममालिक है जिनमें अमेरिका भी सर फहरिस्त है, उसके बारे में भी कल परसों एक आर्टिकल शेयर हुआ था कि उसका भी डिफॉल्ट होने का खतरा है, और अमेरिका को भी अब कर्ज लेने की नौबत आ गई है। तो ऐसे में ये जो डिफॉल्ट की खबरें हैं, ये जो डॉलर के अप्स एंड डाउन्स है मार्केट में, ये किस तरह से सनतकारों की नफ्सियात पे असरअंदाज होते हैं? देखिए, जो मुल्कों की मुईशत है उसके अंदर उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म। इसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी बात से देता हूं कि अगर आप आज आप एक 200 अरब रुपए की मोटरवे बनाती हैं, तो वो मोटरवे तो जिस साल बनी है उसी साल ही खर्चा पड़ जाना है उस मुल्क के ऊपर, मगर उसका फायदा आने वाले 20-50 साल या 100 साल तक होता रहना है। तो अगर तो किसी मुल्क ने उधार लिया है किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो उसके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है, तो वो उधार लेना कभी भी नुकसानदेह साबित नहीं होता। तो वो उधार लेना बल्कि अच्छी बात है। अगर आपके पास फंड्स नहीं है एक प्रोजेक्ट के लिए और आप उधार लेके एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते ही हैं, मगर वो प्रोजेक्ट फिर आपकी इकॉनमी के लिए अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होता है, तो ऐसी सूरत में उधार लेना कोई बुरी बात नहीं है। और ना ही मैं समझता हूं कि ऐसी सूरत में उधार लेना कोई बुरी बात है, लेना चाहिए बल्कि। बिल्कुल। और मगर हम अनफॉर्चुनेटली उधार लेके उसको सब्सिडियों में और अपने अल्ले तल्लों में जाया कर देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि अब उधार का तो सूद भी देने के पैसे नहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए या ऐसी चीजों के लिए उधार लेना वाकई खतरनाक है, जो इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल ना हो, और जो कल को आपके गले का फंदा बन जाएं और उनका सूद असल वापस करना तो दूर की बात है, उनका सूद देना ही मुश्किल हो जाए। तो हमने ऐसी माजी में बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत ही गलत उधार लिए हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे।
वो भी उधार हमने ऐसे लिए हैं और उन्हीं की वजह से आज हम फंसे पड़े हैं और हमारे पास हमारे गले की हड्डी सूद बन भी गए। देने के पैसे नहीं हैं। जब भी कोई मुल्क IMF के पास जाता है तो वो उस सूद की वजह से ही जाता है और हमारे पास वाकई इस वक्त हमने इतना उधार ले लिया है कि उसका सूद देने के भी हमारे पास पैसे नहीं है। बाकी जो बात आपने की कि डिफॉल्ट की, तो अमेरिका जैसे मुल्क में ऑफ कोर्स वो कहीं भी नहीं जा रहा, उनका ना डिफॉल्ट होने वाला है। ये बिल्कुल ही जाली किस्म की खबरें हैं। यानी कि पाकिस्तान को वो तसल्ली थी एक जी हल्की फुल्की। नहीं, वो ऐसे है कि वो अपनी डेट सीलिंग बढ़ा लेंगे, सेनेट के पास चले जाएंगे, उन्होंने एक छोटी सी कानून साजी करनी है और फिर 4-5 साल के लिए वो फिर उधार लेते रहेंगे। अमेरिका के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उधार है, मगर उनकी मुईशत बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए वो उधार ले रहे हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और जहां तक आपने हमारे डिफॉल्ट करने की बात की है, तो मैं समझता हूं कि डिफॉल्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, बस हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया है। ऐलान करना और बाकी है। डिक्लेयर करना हर हुकूमत का प्रोगेटिव होता है और हमारी हुकूमत ने अदरवाइज डिसाइड किया है, तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। तो अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ तो मुझे आप फिर समझाएं कि ये जो 17-18 हजार कंटेनर फंसे पड़े हैं, इनको हम सुबह रिलीज क्यों नहीं करा लेते? हमारे पास पैसे नहीं है रिलीज कराने के, इसीलिए ये सारा इंपोर्ट का माल फंसा हुआ है। और जब आपके पास अपने सौदे किए हुए को ऑनर करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज ना हो, उसी को मेरी नजर में डिफॉल्ट कहते हैं। आखिर में सदर होने की हैसियत से ऐवान सनत और तिजारत के कोई ऐसे सजेशन आप देना चाहें छोटे सनतकारों को या हुकूमत को, जिनको अपनाने से कुछ बेटरमेंट हो सकती है? छोटे सनतकारों के लिए तो मेरा मशवरा ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो। और अब एनर्जी की कीमत मजीद बढ़ने वाली है और मिनी बजट में आप देखिएगा कि बिजली की भी और गैस की भी कीमतें काफी ज्यादा और बढ़ जाएंगी। तो छोटे सनतकार के लिए तो अभी ही एनर्जी के बिल जो हैं वो इतने मुश्किल से पे कर रहा है कि नामुमकिन है उसके लिए पे करना। तो आइंदा आने वाले दिनों में तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। तो मेरा तो यही मशवरा है छोटे सनतकारों को कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सोलर के ऊपर मुंतकिल हो जाए। सर शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान में जो मौजूदा हमारे सनतकारों की हालत है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आए रोज़ ये खबर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ इंडस्ट्री ने अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, पाकिस्तान में फ़लाँ इंडस्ट्री ने बंद कर दी है। बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की जानब जा रहा है और जो हमारी अपनी हुकूमतें हैं वो आपस की जो उनकी खींचातानी है उनको उस चीज़ से ही फुर्सत नहीं मिल रही। ऐसे में जो पिस रहा है वो लोअर हमारा जो मिडिल तबका है वो पिस रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे कि सनतकार है, तिजारत को तो खैर हमने उसी तरह से नजरअंदाज कर ही दिया 75 सालों में। तिजारत बहुत बड़ी डिपेंड करता है पाकिस्तान, लेकिन उसको हमने तवज्जो नहीं दी। तो अब थोड़ा सा सनतकारों की तरफ भी देख लें बेटरमेंट के लिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी सहूलियात जो हैं वो मौजूदा ज़माने के हिसाब से उनको चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो हमारा है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा न खास्ता ना जाए। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।